सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और लेक्चर्स को नोट कर रहे होंगे। लेक्चर्स को नोट करना अब हद से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ताकि आप अल्फाज मानी नोट कर लें और जब आप आएँ तो वक्त कम हो, अल्फाज मानी नोट हो और जस्ट लेक्चर हम दें, ज़रूरी बातें बताएं और आगे बढ़ें और कम वक्त में ज़्यादा एक्सरसाइजेज़ याद करने और इम्तिहान की अच्छी तैयारी करने। खैर वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। अभी हम चलते हैं उर्दू की 12वीं जमात के लेक्चर के लिए। ये सेकेंड ईयर का लेक्चर है। यहाँ पर आए खैबर पख्तूनख्वा लिखना सीखें। इसका मैंने पहले भी बताया था आपको, मजमून में अक्सर ये इस्तेमाल करना आ जाता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है, आपने भी इसी तरह लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं आज आपको एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ लेकर चलता हूँ। इस जगह हम ये देखेंगे कि दाल हर्फ के आखिर में कैसे मुख्तलिफ तरीके से मिलता है और अपनी शक्ल बदलता है। ये देखिए ज़रा, दाल जब अलिफ के साथ मिलता है तो मिलता नहीं, कभी मिल नहीं सकता। अलिफ और दाल ये जुड़ नहीं सकते हैं, वसल नहीं होंगे, तो फिर ये अलिफ भी और दाल भी पूरी फॉर्म में आएगा। जबकि बा और दाल आपस में वसल हो सकते हैं, मिल सकते हैं, इसलिए बा आधी शक्ल और दाल की ये आधी शक्ल है। आप देखें यहाँ पर दाल और यहाँ दाल मुख्तलिफ है। किताब में भी आप देखिएगा कि इसी चीज़ को मलहूज रखा गया है, आपने भी इसी चीज़ को मलहूज रखना है। देखें ज़रा, मैं आपको इस तरफ बताता हूँ। सर आदिल प्लीज़ यहाँ आइए, इसको करीब कीजिए। ये देखें, ये दाल अलग है। ये दाल जब अलग है तो ये उसी फॉर्म में है जैसे मैंने बताया था। इसी जगह पर नीचे यहाँ पर आएँ तो ये देखें, ये जी ये उज़र है। ये उज़र लफ्ज़ जो है ये जाल है। कहाँ पर है मस्जिद? जी उसके करीब। थैंक यू सर आदिल। मस्जिद आप देखें, आबाद में दाल और फिर मस्जिद के दाल को देखिए, ये जीम के साथ जुड़ गई है। इस दाल को इसी तरह लिखना है जैसे आप देखें, इसी को मैं उठाता हूँ, ये देखें मैंने जीम के साथ दाल को जोड़ा है। आपने भी इसी तरह लिखना है। रे और दाल कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए वो अलग रहेंगे। सीन दाल के साथ वस्ल होगा तो वस्ल होके किस फॉर्म में आएगा, वो ये फॉर्म होगी। एक्टिविटी नंबर 2 है, किताब पर लिखी गई तमाम मालूमात आप अपनी किताब पर रेड या ग्रीन पेन के साथ लिखें। सुर्ख या ग्रीन पेन के साथ लिखने से फ़ायदा होता है, मतलब आपकी तहरीर भी नज़र आती है। नीचे आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को आपके पास इसलिए दिया गया है कि आप अपना सारा काम चेक कर सकें। नीज कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप बेखतर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब आपको उसका 12 बजे के बाद मिलेगा, सॉरी शाम 5 बजे के बाद मिलेगा। जी डियर स्टूडेंट, हम हैं अपने इस मुकाम पर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और वो ये जगह है कि देखा अभी 1857 के बाद के हालात हैं कि चंद मुसलमान हैं। अब हालत मुख्तलिफ हो गई है। आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं दोनों हालतों का। चंद मुसलमान, पहले मुसलमान ज़्यादा होते थे, अब ये कंपैरिजन नंबर 1 है। पहले मुसलमान ज़्यादा होते थे, अब चंद मुसलमान हैं। मैले कुचैले, पहले मुसलमान ज़ाहिर है कारोबार और रोज़गार था और हुकूमत में थी, तो अब मैले कुचैले हैं, तब साफ़ सुथरे थे, गंदे कपड़े, पैबंद लगे कपड़े पहने, कपड़े फट जाएं और उसे किसी दूसरे कपड़े की मदद से सी लिया जाए तो इसको पैबंद लगे कपड़े कहेंगे। गुर्बत है। बैठे हैं 2-4, पहले कितने ज़्यादा लोग तिलावत करते थे, कुरान शरीफ का दौर कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं और कुछ इसी परेशान हाली में बैठे हैं। 1857 के हालात ने उन्हें परेशान कर दिया है। बैठे हैं और वजीफ़ा पढ़ रहे हैं अफ्तारी के वक्त। अब अफ्तारी का समा है, ये समा भी हमने पहले देखा था। चंद आदमियों ने खजूरें, थोड़ी सी खजूरें और दाल सेव, चाट वगैरह, अफ्तारी का सामान ये बांट दिए, तकसीम कर दिए। किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर दिए, टुकड़े या हिस्से थोड़े थोड़े तकसीम कर दिए। न वो अगला सा समा 1857 से पहले का नज़ारा नहीं है, न वो अगली सी चहल पहल 1857 से पहले की जो रौनक थी वो नहीं है, न वो पहले की सी शान व शौकत। आपको याद होगा जब शाही ज़माने में शान व शौकत होती थी, कितने ट्रेज़ आते थे, कितने मजमे, कितने ख्वान आते थे, वो शान और शौकत अब नहीं रही। और मालूम होता था कि बेचारे बुरी तकदीर वाले गरीब लोग, फलक के मारे बुरी तकदीर वाले चंद लोग, कुछ लोग जमा हो गए हैं। और फिर इसके बाद अब ये तीसरी हालत है,
आजकल मतलब अब जदीद ज़माना आ गया, मतलब उस 1857 से पहले के हालात भी गुजर गए, बाद के भी गुजर गए। अब ये ज़रा सा हालात बेहतर होने के बाद का ज़माना है। आजकल का ज़माना भी देखा, जब मुसलमान चारों तरफ से दब गए हैं, अब मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने कारोबार से, हुकूमत से और हर किस्म की मुलाजमतों से महरूम कर लिया है, छीन लिया है, तो मुसलमान दब गए। ये दब की देखें इतनी तशरीह मैंने की है, चारों तरफ की तशरीह है, अंग्रेज़ और हिंदू। अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता मुसलमान, नए मुसलमान जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मस्जिद में नज़र ही कम आते हैं। आपने देखा होगा कि नमाज़ पढ़ने के लिए वो नहीं जाते। गरीब गुरबा आए, सिर्फ गरीबों से मस्जिद की रौनक बहाल है, वो आए तो इनसे रौनक क्या हाक होगी, मगर उनसे शान नहीं बन सकती है। हाक होगी मतलब उनसे इतनी रौनक नहीं होती है, मगर फिर भी गनीमत है, इसको भी अच्छा समझा गया है। गनीमत है, ये भी अच्छा है कि मस्जिद में लोग तो मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट क्लियर? मिर्ज़ा शाहज़ोर की बातों में, मिर्ज़ा शाहज़ोर कौन है? मिर्ज़ा सलीम का भांजा है। इनकी बातों में ये जो बातें ऊपर वाली उन्होंने बताई हैं, इसमें बड़ा दर्द था, दर्द भरी बातें थी और असर था। एक दिन मैंने इनसे गदर का किस्सा सुना। मैंने इनसे यानी किन से? ये कौन है? ये कौन है? मैं कौन सुन रहा है ये किस्सा? ये बताइए कि सुनना, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है। इनसे यानी शाहज़ोर से गदर का किस्सा और तबाही का फसाना सुनना चाहा कि 1857 जो है उसमें क्या हुआ था। ये गदर 1857 का एक नाम है। तबाही का फसाना किस्सा सुनना चाहा। शाहज़ोर की आंखों में आंसू भर आए, रोना शुरू कर दिया। इसका बयान करने में उज़र व मजबूरी जाहिर करने लगे, और इसका बयान करने में यानी ये जो 1857 के हालात बयान करने में उज़र बहाना करने लगे, मजबूरी जाहिर करने लगे, यानी मजबूर हूँ, बता नहीं सकता। लेकिन जब मैंने ज़्यादा इसरार किया, बार बार पूछा, तो अपनी दर्दनाक कहानी, दर्द भरे किस्सा इस तरह सुनाई। जब अंग्रेज़ी तोपों और संगीनों ने, अंग्रेज़ी अस्तेहा और बारूद और बंदूक वगैरह ने हमारे हाथ से तलवार छीन ली, हम निहत्ते हो गए, हमें शिकस्त हो गई, ताज सर से उतार लिया, हमारी हुकूमत छिन गई, तख्त पर कब्ज़ा हो गया, अंग्रेज़ ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, तो शहर में आतिशनाक गोलियों का मैं बरस चुका, और शहर में जो आतिशनाक गोलियां थी, बारूद बरसते हुए, बंदूक और पिस्तौल वगैरह का मैं बरस चुका, बारिश हो चुकी। और नतीजा क्या हुआ? 7 पर्दों में रहने वाली शाही खानदान की औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए उनको 7 पर्दों में रहने वाली कहते हैं। वो क्या हो गई? बेचादर होकर घरों से भाग कर निकली हैं, तो चादर सर पर नहीं थी, और इस तरह लोगों ने उनको देख लिया। बाज़ारों में तेज़ी से क्यों बाहर आई? अपने वारिसों, क्योंकि उनके बाप को कत्ल कर दिया, उनके भाई को, उनके बेटों को कत्ल कर दिया, और उन बेटों, भाइयों और वालिदैन की तड़पती लाशें जिनको अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया था, देखने निकल आईं। छोटे बिन बाप के, जिनके बाप को कत्ल कर दिया गया था, कि बच्चे अब्बा अब्बा पुकारते हुए बेयारों अपने वालिद के लिए रो रहे थे, और अब बेयारों मददगार थे, इनका कोई भी सहारा नहीं था, फिरने लगे। हजूर यानी बहादुर शाह जफ़र, ज़िल्ले सुबहानी बादशाह के लिए इस्तेमाल होता है। ज़िल्ले सुबहानी अल्लाह का साया। ज़मीन पर बादशाह असल में अल्लाह ताला का एक साया होते हैं, तो इस वजह से उसको ज़िल्ले सुबहानी कहा गया। जिन पर हम सब का सहारा था, ये हम सब इन्हीं की उम्मीद पर थे। किला छोड़कर बाहर निकल गए, लाल किला को छोड़ा, वहाँ से बाहर आ गए। इस वक्त मैंने भी अपनी बूढ़ी वालदा नंबर 1, कमसिन बहन नंबर 2 और बीवी नंबर 3, कुल 4 लोग थे, और शाहज़ोर, बूढ़ी वालदा और बीवी और बहन, लेकिन उसके साथ कुल 3 लोग थे। शाहज़ोर के साथ 3 लोग हैं, शाहज़ोर समेत 4 लोग हैं। MCQ को समझना है आपने, साथ लेकर, और उजड़े काफिले का सालार बनकर, ये जो उजड़ा काफिला इस वक्त तबाहशुदा ख़ानदान था, इसका सालार बनकर घर से कूच किया, रवाना हो गए। हम लोग 2 रथों में, बैलगाड़ियाँ, आगे बैल बांध दिए जाते हैं, पीछे उसके गाड़ी लगा दी जाती है, टायर लगा दिए जाते हैं, उसमें सामान भी लगते हैं, लोग भी बैठते हैं, सवार थे। सीधे गाज़ीपुर, यूपी रियासत है, दिल्ली के करीब है, उसका शहर है गाज़ीपुर, उसका रुख किया। मगर बाद में मालूम हुआ कि वो रास्ते में अंग्रेज़ी लश्कर की जूलानगाह बना हुआ है, फ़ौज का डेरा जमा हुआ है, इसलिए शाहदरा एक और जगह का नाम है। वहाँ से वापस होकर कुतुब साहब, दिल्ली के करीब हज़रत
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार की वजह से ये इलाका कुतुब साहब के नाम से मशहूर है। वहाँ पहुँचकर रात को आराम किया, इसके बाद सुबह आगे रवाना हुए। छतरपुर के करीब गोजरों ने हमला कर दिया, एक कौम का नाम है, और सब सामान लूट लिया, मगर इतनी मेहरबानी की, इतना करम किया कि हमको ज़िंदा छोड़ दिया और हम तो ज़िंदा रह गए। और वो जगह क्या थी? वो जगह थी लको दक जंगल, वीरान जगह थी। 3 औरतों का साथ, मेरी माँ और बहन और बीवी। औरतें भी कैसी? इस जुमले को गौर करें ज़रा, मुकफ़ा नसर की मिसाल है। मुश्किल से ये मिसाल मिलती है, ये मिसाल यहाँ पर मैंने तहरीर कर दी है। इसका आप क्या करेंगे? आप यहाँ मुकफ़ा नसर की मिसाल लिख देंगे और इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और ख्वाजा हसन निज़ामुद्दीन की जो खसूसियात नीचे बयान की हैं, इनमें एक खसूसियत का इजाफ़ा कर देंगे, एक खसूसियत का इजाफ़ा कर देंगे। और वो खसूसियत आप क्या रखेंगे? मुकफ़ा नसर भी तहरीर करते थे, और पेज नंबर यहाँ पर आप 20 लिख देंगे, और फिर ये मिसाल आप लिख देंगे। देखें ज़रा, मुकफ़ा नसर, औरतें भी कैसी, एक बुढ़ापे से 2-4, 2 कदम चलना दुश्वार, दूसरी बीमार, तीसरी 10 बरस की मासूम लड़की ज़ारो कितार। बेटा क्लियर हो गया आपको? कितार, बीमार, दुश्वार, 2-4, मुकफ़ा, काफिया लग रहे हैं। ये शायरी में होता है, नसर में नहीं होता, लेकिन यहाँ इसकी मिसाल मिल गई। आपके पास तारुफ में एक खसूसियत का इजाफा हो गया। एक बुढ़ापे से 2-4 वालदा का जिक्र है, 2 कदम चलना दुश्वार, नहीं चल सकती, दूसरी बीमार बीवी का जिक्र है, तीसरी बहन का जिक्र है, ज़ारो कतार रोती थी और बयान कर कर के रोती थी, बैन करती थी और मातम करती थी। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और ये अल्फाज मानी आपने गौर से देख कर नोट करके भेज देने हैं, और जो एक्टिविटी भी बताई हुई है उसको भी साथ करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।